नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी नैथानी। ये वक्त है सुपरफास्ट न्यूज का, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरें आपको दिखाएं उससे पहले इस वक्त की एक अहम खबर आ रही है जम्मू कश्मीर से। यहां पर पाकिस्तान ने 15 अगस्त को भी भारतीय सीमा में गोले दागे। आजादी के दिन एक बार फिर पाकिस्तान का जो दोहरा रवैया है वो सामने आया। आप गोलीबारी की आवाजें भी यहां सुन सकते हैं। 15 अगस्त को पाकिस्तान के पीएम नवाज शरीफ की अगर हम यहां पर बात करें तो उन्होंने एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी, तो वहीं सरहद पर पाकिस्तानी सेना ने भारतीय चौकियों और रिहायशी इलाकों पर अंधाधुंध गोले और मोर्टार दागे। लगातार 7वें दिन सीज फायर तोड़कर पाकिस्तान ने पुंछ जिले के बालाकोट, मेंढर, सब्जिया और मंडी सेक्टर्स में फायरिंग की, जिसमें 9 साल के बच्चे समेत 5 लोगों की मौत हो गई और 20 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए। उधर भारतीय सेना ने भी पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया। हालांकि राहत की बात यह है कि रात 10 बजे के बाद से अब फायरिंग रुकी हुई है। आजादी के दिन भी बाज नहीं आया पाकिस्तान। सरहद पार नापाक फायरिंग कर ली मासूमों की जान। 15 अगस्त को जब पूरा देश आजादी का जश्न मना रहा था, तो वहीं जम्मू कश्मीर में सीमा से सटे इलाकों में पाकिस्तानी फौज गोले और मोर्टार दाग रहे थे। शनिवार को पूंछ जिले के मेंढर सेक्टर के साब्जियां और बालाकोट में सांदाकोट, बसूनी और बरूटी गांव में पाकिस्तान की ओर से इस कदर भीषण गोलीबारी की गई कि यहां के सरपंच समेत 5 लोगों की मौत हो गई और कई घायल हो गए। पाकिस्तानी गोलीबारी में मारे गए लोगों की पहचान सरपंच करामत हुसैन, अब्दुल रहमान, मोहम्मद अमीन, मोहम्मद सिराज और मोइन खान के रूप में हुई है। गाड़ी वहां से जा रही थी तो शेलिंग हो रही है पाकिस्तान की तरफ से, और कुछ तो शेलिंग जो हमारे गांव में आ रही है, और शेलिंग होते हुए जब वो गाड़ी जा रही थी तो गाड़ी के ऊपर आके वो गोला गिरा। अचानक फायरिंग आती है तो लोगों के घरों के ऊपर पड़ती है, बम पड़ते हैं, तो ना जाने कितने घर अभी तक डैमेज हो चुके हैं और कितने लोग जख्मी हो चुके हैं, कितने लोग मर चुके हैं। बालाकोट में लोगों को खेतों में जाकर अपनी जान बचानी पड़ी। फायरिंग की वजह से यहाँ ज्यादातर मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं और दर्जनों पशु भी मारे गए हैं। गोलीबारी में घायल लोगों को स्थानीय अस्पतालों में भर्ती कराया गया, जबकि गंभीर रूप से जख्मी लोगों को हेलीकॉप्टर के जरिए जम्मू के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इनमें एक बच्चा भी शामिल है। गोला उधर से निकल के आया, जैसे गोला आया तो बस मैं बच गया, दो इन दोनों को लग गया। 4 लोग हमने एयरलिफ्ट करवाए, उनमें से एक जो है वो रास्ते में ही जैसे उसको हॉस्पिटल में लाया गया तो ही वाज ब्रॉट डेड, और 3 जो लोग हैं उनको मैंने अभी देखा है और हॉस्पिटल में उनका ट्रीटमेंट चल रहा है और वो स्टेबल है, वो उनकी हालत ठीक है। भारत की तरफ से अमन की कोशिशों के बीच एक बार फिर पाकिस्तान का दोहरा रवैया सामने आया है। सीमा पर पाकिस्तान की ये नापाक हरकत उस वक्त नजर आई जब पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने शनिवार की सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्वतंत्रता दिवस पर शुभकामना संदेश भेजा। यही नहीं, दोनों देशों के बीच 23 अगस्त को नई दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार स्तर की बातचीत होने जा रही है। लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान की ओर से लगातार गोलाबारी हो रही है, ऐसे में बातचीत होना और इससे कुछ नतीजा निकलने की उम्मीद कम ही है। पोस्ट के ऊपर फायर करना, 2 लोगों को 4 लोगों को मारना, नुकसान पहुंचाना, इससे कश्मीर का मुद्दा हल नहीं होने वाला है। तो भी ये लग नहीं रहा है कि पाकिस्तान चाहती क्या है। एक तरफ तो उन्होंने कहा है कि वो बातचीत करने के लिए नई दिल्ली आएंगे, दूसरी तरफ ये सारा सीज फायर वायलेशन और ये सब। पाकिस्तान 2003 से लागू संघर्ष विराम समझौते की लगातार धज्जियां उड़ाता रहा है। इसी साल अगस्त में पाकिस्तान ने 32 बार सीज फायर का उल्लंघन किया है। पिछले महीने में 19 बार संघर्ष विराम का उल्लंघन किया गया, जिसमें 3 जवानों सहित 4 लोगों की मौत हो गई और 14 अन्य घायल हो गए। जम्मू से पवन शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। और आइए अब इस अहम खबर के बाद शुरुआत करते हैं फटाफट खबरों के सफर की सुपरफास्ट न्यूज में। प्रधानमंत्री मोदी अब मध्य एशियाई देश संयुक्त अरब अमीरात की 2 दिवसीय यात्रा पर आज रवाना हो रहे हैं। मोदी के अरब दौरे में कारोबार और साझेदारी की योजनाओं को आगे बढ़ाने के साथ ही अबू धाबी और दुबई में रहने वाले भारतीयों के साथ मुलाकात भी बड़ी प्राथमिकता होगी। संयुक्त अरब अमीरात चीन और अमेरिका के बाद भारत का तीसरा सबसे बड़ा कारोबारी साझेदार है। 34 साल बाद कोई भारतीय प्रधानमंत्री इस देश की यात्रा पर जा रहा है। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर राष्ट्रपति भवन में एट होम सेरेमनी में राजनीतिक कड़वाहट भुलाकर कई नेता एक दूसरे को आजादी की बधाई देते नजर आए। इस दौरान सबसे खास अंदाज रहा कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन की मुलाकात का।
सुमित्रा महाजन और सोनिया गांधी ने एक दूसरे का हंसते हुए स्वागत किया और काफी देर तक साथ रहे। संसद के मानसून सत्र में महाजन ने कांग्रेस के 25 एमपी को सस्पेंड कर दिया था। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उपराज्यपाल नजीब जंग ने भी एक दूसरे के साथ हाथ मिलाकर अभिनंदन किया। सेरेमनी में पहुंचे पीएम इस दौरान वहां मौजूद सभी लोगों और विरोधी दलों के नेताओं से गर्मजोशी से मिले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वन रैंक वन पेंशन पर एक बार फिर पूर्व सैनिकों को भरोसा देते हुए कहा कि सभी पक्षों से बातचीत जारी है। वहीं पीएम ने लाल किले से इस आरोप का भी जवाब दिया कि उनकी सरकार पुरानी योजनाओं का नाम बदलकर लोगों के सामने पेश कर रही है। इस पर पीएम ने कहा कि कौन सी सरकार योजनाएं नहीं बनाती, लेकिन उनको पूरा हमने ही किया है। इस मौके पर पीएम ने ऐलान किया कि अब से कृषि मंत्रालय का नाम कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय होगा। वन रैंक वन पेंशन की मांग कर रहे पूर्व सैनिकों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान का कड़ा विरोध किया है। लाल किले से बोलते हुए पीएम मोदी ने कहा कि उनकी सरकार सैद्धांतिक तौर पर वन रैंक वन पेंशन का समर्थन करती है, लेकिन इसमें कुछ पेचीदगी है जिसको दूर किया जा रहा है। विरोध कर रहे पूर्व सैनिकों ने इस बयान को पुरानी बात बताते हुए अपनी मुहिम को और तेज करने का फैसला किया है। ये पूर्व सैनिक पिछले 62 दिनों से दिल्ली के जंतर मंतर पर धरने पर बैठे हैं। सरकार से चल रही लगातार बातचीत के बाद उन्हें उम्मीद थी कि 15 अगस्त को प्रधानमंत्री कुछ ऐलान जरूर करेंगे। प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से अपने भाषण में कहा कि पिछले एक साल में उन्होंने गरीबों की अमीरी को देखा है। अपने भाषण में उन्होंने महंगाई घटने का भी जिक्र किया और कहा कि गरीबों की थाली में भी खाना आया। पीएम ने गैस सब्सिडी का जिक्र करते हुए बताया कि एलपीजी को लेकर डीबीटी स्कीम से सालाना 15,000 करोड़ की चोरी रुकी है। अपने भाषण में उन्होंने पूर्वी राज्यों के विकास पर भी खास जोर दिया। साथ ही उन्होंने छोटी नौकरियों के लिए इंटरव्यू बंद करने की भी वकालत की। पीएम मोदी ने बैंकों से दलितों को लोन देने की अपील की। इसके अलावा उन्होंने देश को भरोसा दिलाया कि वो और उनकी सरकार तय समय सीमा में वायदे पूरे करके दिखाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर पर अपना भाषण खत्म करने के बाद वहां मौजूद बच्चों से मुलाकात की। इस दौरान पीएम ने स्वच्छता अभियान को आगे बढ़ाने के लिए बच्चों की तारीफ की। वहीं IBN 7 के साथ बातचीत में भी इन बच्चों ने कहा कि हमने पीएम से वादा किया है कि हम गंदगी नहीं फैलाएंगे और न ही अपने माता पिता को गंदगी फैलाने देंगे। आपको बता दें, अपने भाषण के दौरान भी पीएम मोदी ने बच्चों को स्वच्छता अभियान का सबसे बड़ा ब्रांड एम्बेसडर बताया है। भले ही पीएम मोदी ने लाल किले की प्राचीर से अपनी सरकारी उपलब्धियों का बखान किया, लेकिन कांग्रेस ने प्रधानमंत्री के भाषण को अहंकार से भरा हुआ बताया। कांग्रेस ने कहा कि पीएम ने अपने भाषण में खुद अपनी ही तारीफ की। हालांकि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण के बारे में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वो आज कुछ नहीं बोलेंगे। उधर बीजेपी ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा कि कभी भी कोई सरकार देश हित में काम करेगी तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। महाराष्ट्र के लातूर में विलासराव देशमुख की मूर्ति के अनावरण के मौके पर महाराष्ट्र बीजेपी की मंत्री पंकजा मुंडे ने एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार की तारीफ की है। पंकजा ने पवार को राजनीति का दिलीप कुमार कहा तो बदले में शरद पवार ने पंकजा मुंडे को दीपिका पादुकोण बताया। यूपी के मुरादाबाद में 8वीं क्लास की छात्रा से गैंगरेप का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि स्कूल जा रही नाबालिग छात्रा को 3 युवकों ने तमंचे की नोक पर अगवा कर लिया और जंगल में ले जाकर उसके साथ गैंगरेप किया। आरोपी युवक एक ही गांव के बताए जा रहे हैं, जिनमें से 2 युवक सगे भाई हैं। पीड़ित छात्रा के परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। वहीं पीड़ित छात्रा का मेडिकल करा पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। यूपी के शाहजहांपुर में महिला को घर में बंधक बनाकर रेप और ज्यादती का मामला सामने आया है। पीड़ित महिला का आरोप है कि उसके ससुर ने न सिर्फ उसे बंधक बनाया बल्कि उसके साथ रेप किया और 3 दिनों तक उस पर जुल्म ढाया। महिला के मुताबिक उसे 3 दिनों तक कुत्ते का जूठा खाना खिलाया गया। वहीं जब महिला ने अपने पिता को बुलाया तो उसे भी बंधक बना लिया गया और मारपीट की गई। पुलिस ने दोनों बंधकों को छुड़ा लिया है और आरोपी ससुर और महिला के पति को गिरफ्तार कर लिया है। गाजीपुर के जंगीपुर इलाके में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच जमकर झड़प हुई। बिजली, पानी और सड़क की समस्या को लेकर ये लोग 4 दिनों से हड़ताल कर रहे थे। पुलिस ने जब इन लोगों को जबरन धरना स्थल से हटाने की कोशिश की तो इन लोगों का गुस्सा भड़क उठा। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प के दौरान स्थानीय लोग सड़कों पर उतर आए और इन लोगों ने पथराव, तोड़फोड़ और आगजनी शुरू कर दी, जिसके बाद पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। झड़प के दौरान कई प्रदर्शनकारियों के घायल होने की खबर है, जबकि एक नायब तहसीलदार समेत कई पुलिसकर्मी भी इस झड़प में घायल हुए हैं। फिलहाल पुलिस हालात काबू होने का दावा कर रही है, लेकिन अभी भी इलाके में माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है। लखनऊ के मेगागंज कार्निवाल के साथ ही हजरतगंज सिटी फ्री वाईफाई से लैस हो जाएगी, जिसके लिए गंज चौराहे से लेकर परिवर्तन चौक तक हर 30 से 50 मीटर की दूरी पर वाईफाई टावर लगाए गए हैं, जहां वाईफाई की ये सुविधा 24 घंटे उपलब्ध रहेगी। इस सेवा के शुरू होते ही हजरतगंज देश का पहला वाईफाई सुविधा वाला बाजार बन जाएगा। रिकॉर्ड समय में ये लक्ष्य हासिल कर रिलायंस जियो इलाके को हाई स्पीड इंटरनेट सेवा मुहैया करा रही है।
जहां यूजर पहले 20 मिनट तक फ्री वाईफाई का इस्तेमाल कर सकेंगे। वहीं माना जा रहा है कि इस सेवा के शुरू होने से टूरिज्म को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। मेरठ के टीपी नगर इलाके में हुए फौजी की हत्या मामले का पुलिस ने खुलासा किया है। इस मर्डर केस में पुलिस ने 3 नामजद आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इन तीनों पर आरोप है कि छेड़छाड़ का विरोध करने पर इन्होंने फौजी की हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि मृतक फौजी ने आखिरी दम तक छेड़छाड़ करने वाले आरोपियों से डटकर सामना किया और आरोपी युवकों को घायल कर युवती को इनके चंगुल से छुड़ाया। लेकिन इनमें से एक आरोपी ने फौजी के सिर पर किसी भारी चीज से वार किया, जिसके बाद घायल फौजी ने इलाज के दौरान अस्पताल में दम तोड़ दिया। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना नेता बाला नंदगांवकर ने हिंदी पत्रिका तहलका के संपादक मैथ्यू जोसेफ के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। मुंबई के शिवाजी पार्क थाने में दी अपनी लिखित शिकायत में नंदगांवकर ने आरोप लगाया है कि पत्रिका ने अपने नए संस्करण में पूर्व शिवसेना प्रमुख की तस्वीर को आतंकियों और दाऊद इब्राहिम के साथ छापा है और उनकी तुलना उनसे की है। दरअसल पत्रिका के मुख्य पेज पर बाल ठाकरे की तस्वीर छापकर कहा गया है कि इनमें से सबसे बड़ा आतंकी कौन है। फिलहाल पुलिस ने शिकायत दर्ज कर मामले की जाँच शुरू कर दी है। मुंबई के कुर्ला इलाके में एक होटल में एक के बाद एक 5 एलपीजी सिलेंडर फटने से हड़कंप मच गया। सिलेंडर फटने से होटल और उसके आसपास की 2 दुकानें जलकर खाक हो गईं। हालांकि इस हादसे में जान का कोई नुकसान नहीं हुआ। बताया जा रहा है कि पहले एक सिलेंडर में गैस का रिसाव हुआ, जिसके बाद देखते देखते वहां रखे 5 सिलेंडर एक एक कर फटने लगे। इस भयानक आग पर काबू पाने के लिए दमकल कर्मियों को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। आजादी की 69वीं सालगिरह पर भोपाल में एक रंगारंग कार्यक्रम आयोजित हुआ। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बॉलीवुड के संगीतकार आनंद राज आनंद के साथ गाना गाते हुए नजर आए, जहां शिवराज ने नदिया चले रे धारा गाना गाया। मुंबई के मुंबा देवी मंदिर में राधे मां के वीआईपी दर्शन की वजह से आम भक्तों को काफी देर तक दर्शन करने से रोका गया। इस वजह से मंदिर प्रांगण में आम लोगों में काफी नाराजगी दिखी। पूजा के बाद मंदिर से बाहर निकली राधे मां के हाथ में तिरंगा था और वो भारत मां की जय के नारे लगा रही थी। देश में जहां अब भी बहुत से परिवारों में लड़कियों को अभिशाप माना जाता है, वहीं हरिद्वार का एक परिवार ऐसा भी है जो अपनी 12 साल की मासूम बच्ची को बचाने के लिए खुद को खत्म करने से भी नहीं पीछे हट रहा। पिछले 9 साल से ब्रेन ट्यूमर से जंग लड़ रही एक मासूम के माता पिता के पास अब इतना पैसा नहीं है कि वो उसका इलाज करा सके। अब इस परिवार ने सरकार से मदद की गुहार लगाई है। भारत की बैडमिंटन सनसनी साइना नेहवाल ने बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप में कमाल कर दिया है। सेमीफाइनल में इंडोनेशिया की फेनेत्री को 21-17, 21-17 से हराकर साइना इस टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गई है। साइना बैडमिंटन की पहली ऐसी भारतीय खिलाड़ी हैं जो बैडमिंटन की वर्ल्ड चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंची है। आज फाइनल मैच खेला जाएगा। साइना ने अगर फाइनल में जीत दर्ज की तो उन्हें गोल्ड मिलेगा, अगर हार गई तो रजत पदक मिलेगा। गोल्ड टेस्ट में श्रीलंका ने भारतीय टीम को 63 रन से हरा दिया है। इस जीत के साथ ही श्रीलंका ने 3 टेस्ट मैचों की सीरीज में 1-0 से बढ़त बना ली है। जीत के लिए मिले 176 रनों के जवाब में भारतीय टीम दूसरी पारी में 112 रनों पर ऑल आउट हो गई। हेरात ने दूसरी पारी में 7 विकेट लिए। श्रीलंका की जीत में बल्ले से अहम रोल अदा करने वाले दिनेश चंडीमल को मैन ऑफ द मैच चुना गया। चंडीमल ने पहली पारी में 59 रन और दूसरी पारी में 162 रन की पारी खेली थी। साल 2000 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ गॉल में अपने टेस्ट करियर की शुरुआत करने वाले कुमार संगकारा शनिवार को अपने घरेलू मैदान पर आखिरी मैच खेलने उतरे। जीत के बाद श्रीलंकाई खिलाड़ियों ने संकारा को कंधे पर बिठाकर मैदान का चक्कर लगाया। संकारा की ये आखिरी टेस्ट सीरीज है। उन्होंने टेस्ट करियर से संन्यास लेने का फैसला कर लिया है। अलकायदा की कमान उसामा बिन लादेन के बेटे ने संभाल ली है। खबरों के मुताबिक आतंकी संगठन अलकायदा ने एक ऑडियो टेप जारी कर आतंकियों से लंदन, वॉशिंगटन, पेरिस और तेल अवीव पर हमला करने को कहा है। अलकायदा और कुछ एक्सपर्ट्स का दावा है कि ऑडियो टेप में सुनाई जा रही आवाज उसामा बिन लादेन के बेटे हमजा बिन लादेन की है। माना जा रहा है कि उसामा के बाद 24 साल के हमजा को संगठन की जिम्मेदारी सौंप दी गई है। ऑडियो मैसेज इस साल जून में रिकॉर्ड किया गया था, लेकिन इसे अब जारी किया गया। चीन के तियानजिन शहर में 2 विस्फोट के बाद कारों में आग लग गई। स्थानीय अधिकारियों ने लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। बुधवार से अब तक धमाकों में मरने वालों की तादाद 85 पहुंच गई है, जबकि 720 लोग इसमें घायल हो चुके हैं।
उत्तरी कोरिया में आजादी की 70वीं सालगिरह पर जश्न मनाया गया। 35 साल में जापान के कब्जे में रहने के बाद 15 अगस्त 1945 को संयुक्त कोरिया जापान से आजाद हुआ था। तभी से उत्तरी कोरिया में 15 अगस्त को लिबरेशन डे के रूप में मनाया जाता है। अमेरिका में जंगलों में भयानक आग बुझाने में दमकल कर्मियों का खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पश्चिमी अमेरिका से चली तेज हवाओं ने दमकल कर्मियों की मुसीबत और बढ़ा दी है। तेज हवाओं की वजह से आग और ज्यादा फैल गई है। सनी लियोनी की एडल्ट कॉमेडी मस्ती ज्यादा काफी दिनों से सेंसर बोर्ड में अटकी हुई थी, लेकिन खबरों की अगर माने तो सेंसर बोर्ड ने फिल्म को ए सर्टिफिकेट के साथ हरी झंडी दिखा दी है। फिल्म में सनी लियोनी के साथ साथ रितेश देशमुख, तुषार कपूर, वीरदास मुख्य भूमिका में है। फिल्म कॉमेडी, ड्रामा और डबल मीनिंग से भरपूर होगी। सैफ अली खान और कटरीना कैफ की फैंटम पाकिस्तान में रिलीज होगी या नहीं, अभी इस बारे में कोई निर्णय नहीं लिया गया है, लेकिन पाकिस्तान सेंसर बोर्ड का यह कहना है कि फिल्म के बारे में कोई भी निर्णय कानून के आधार पर ही लिया जाएगा। फिल्म से जुड़े विवाद का सेंसर बोर्ड के फैसले पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मुंबई के हुए 26/11 हमले के मास्टरमाइंड जमात उद दावा के प्रमुख हाफिज सईद नहीं चाहता है कि फैंटम पाकिस्तान में रिलीज हो।